माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आज के ऑडियो पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। युग चेतना के निर्जर शक्ति केंद्र प्रज्ञा संस्थान पॉडकास्ट का टाइटल है। आइए इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यह एक संयोग मात्र नहीं, जिस वर्ष ब्रह्मवर्चस्व के रूप में 24 गायत्री प्रतिमाओं से सज्जित केंद्रीय शक्ति पीठ का उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रयोगशाला, दार्शनिक शोध ग्रंथालय जुड़े थे। ठीक इस वर्ष गुरुदेव के चिंतन क्षेत्र में एक नया चक्रवात घूम रहा। वह था केंद्र में प्रशिक्षित किए जा रहे संवैधानिक परिव्राजकों के माध्यम से पूरे भारत में फैले सत्प्रवृत्ति संवर्धन के कार्य। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण रूपी महत्वपूर्ण कार्यक्रम का सुनियोजित विकेंद्रीकरण। इसके लिए वसंत पंचमी, उनके आध्यात्मिक जन्म दिवस पर एक महत्वपूर्ण संदेश आया। वह था नव चेतना के निर्जर केंद्रों के रूप में प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना। यह वर्ष था 1989। ये वर्ष था 1979 1979 का। युग निर्माण योजना को प्रारंभ हुए 25 वर्ष हो चुके थे। उसका यह रजत जयंती वर्ष था। मात्र प्रतिपादन ही नहीं, अंतराल में सद्भावों को जगाने के लिए एक विशाल ज्ञान यज्ञ की आवश्यकता को समझते हुए गुरुदेव द्वारा पहले 24, फिर आवश्यकता को देखते हुए 24 स्थानों पर प्रज्ञा संस्थान, शक्तिपीठ, गायत्री तीर्थ स्थापित करने का निश्चय लिया गया। पूज्यवर गुरुदेव चाहते थे कि गायत्री का तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचे। उसी उद्देश्य से युग शक्ति गायत्री पत्रिका का प्रकाशन भी कुछ वर्ष पूर्व आरंभ कर सद्बुद्धि विस्तार की प्रक्रिया आरंभ हो गई। यही निष्कलंक प्रज्ञा अवतार का संकल्प भी रहा। ऋतंबरा प्रज्ञा को ही दूसरे शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा, जिसके अवधारण मात्र से आस्था संकट के मिटने की संभावनाएं बताई गई। उन्होंने आद्य शक्ति गायत्री को सामयिक भूमिका को युग शक्ति के संग शक्ति के अवतरण के रूप में प्रतिपादित किया, जो लाखों करोड़ों बदले हुए अंतःकरणों के रूप में अपना विराट रूप दिखाने जा रही थी। युग शक्ति के विस्तार हेतु तो आरंभ किया गया प्रव्रजा अभियान जो था, वो अब धीरे धीरे गति पकड़ रहा था। स्थान स्थान से परिजन आकर इस परंपरा में दीक्षित हो रहे थे। अब समय आ गया था कि प्रज्ञा अवतार का आलोक उनके माध्यम से भारत भूमि के कोने कोने तक पहुंचे। गायत्री तीर्थ, शक्तिपीठ इसी उद्देश्य को पूरा करने वाले मूल रूप में जन जागृति के केंद्र बनने जा रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे कि कभी आद्य शंकराचार्य ने 4 स्थानों पर 4 धामों की स्थापना कर विराट भारत को एक सूत्र में आवत करने का प्रयास किया, समर्थ रामदास ने स्थान स्थान पर हनुमान मंदिर के रूप में जागृति केंद्र, व्यायामशालाएं प्रतीक रूप में स्थापित की गई। निर्माण कहाँ कहाँ हो, किस रूप में हो, ये जिज्ञासा शांत करते हुए उन्होंने लिखा था कि हमारी कभी ये इच्छा नहीं रही कि विशाल मंदिरों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ाई जाए। स्थापनाएं जहां हो वहां वे गायत्री तीर्थ के रूप में विनिर्मित हो, जहां देव प्रतिष्ठा से लेकर धर्म धारणा को सुस्थिर व प्रगतिशील बनाने की रचनात्मक गतिविधियां चले। यदि यह पहले से स्थापित देवालों में भी चल पड़े तो इसे नई स्थापना, नवजागरण मानना चाहिए। इस प्रकार एक क्रांतिकारी प्रतिपादन सामने आया कि जहां साधन हो, पुरुषार्थ हो, उमंगे हो, नूतन निर्माण किया जाए जो केंद्रीय निर्धारणों के अनुरूप हो। जहां पुराने देवालों का जीर्णोद्धार संभव हो वहां मंदिर का स्वरूप दे दिया जाए। वैसे प्रथम चरण में 24 स्थानों का निर्धारण किया गया, किंतु लक्ष्य 24 से बढ़कर 2400 हो गया। पहले 10 वर्ष में उत्तर भारत के हिंदी भाषी प्रांतों व उनसे जुड़े प्रांतों में निर्माण की बात सोची। दक्षिण भारत व शेष भारत को 90 के दशक के बाद अन्य भाषाओं में साहित्य के अनुवाद व प्रकाशन के बाद स्पर्श करने की बात सोची। मत्स्य अवतार की तरह से शक्तिपीठ संकल्प ने विस्तार लिया। पहले जिन परिजनों ने आकर निर्माण के संकल्प लिए, उन्हें स्थापना हेतु प्रतीक रूप में पहली राशि केंद्र की ओर से गुरुदेव माता जी के हाथों से दी गई, ताकि बीजारोपण,
प्राणवान हो। प्रत्येक शक्तिपीठ के निर्माण का इतिहास अनेक चमत्कारी प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। आप जिस भी शक्तिपीठ पर जाएंगे आपको वहां से कुछ विशेष घटना सुनने को मिलेगी। जो व्यक्ति कभी अपने लिए एक कमरे के निर्माण के लिए भी सोच नहीं सकते थे, उन्होंने इतने विशाल निर्माण एकाकी और संघ शक्ति के बलबूते कर दिखाया। मूल स्रोत था वह प्रेरक बल जो पूज्य गुरुदेव की वाणी और लेखनी से प्रकट होकर अर्ध मृतकों निष्क्रियों में भी प्राण फूंक कर उन्हें खड़ा कर रहा। प्रत्येक तीर्थ को, शक्तिपीठ को एक या अधिक ब्रह्म वर्चस्व की शक्ति धाराओं या प्रतिनिधित्व करने वाली गायत्री प्रतिमाओं की स्थापना हेतु गुरुदेव ने कहा। सत साहित्य का एक प्रचार केंद्र, सत्संग हेतु एक कक्ष विनिर्मित करने के लिए प्रेरित किया। जहां व्यवस्था बन पड़े वहां परिव्राजकों के लिए एक निवास भी बनाने को कहा। परिव्राजक को स्थायी महंत बनने के लिए नहीं, बल्कि गायत्री यज्ञ का प्रचार विस्तार इस पूरे क्षेत्र में एक विनम्र लोक सेवी के रूप में सबका श्रद्धा भाजन बनने की प्रेरणा दी गई। 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक एक स्थान पर रहकर फिर बुद्ध के प्रचारकों की तरह आगे बढ़कर नए कार्यक्षेत्र संभालने की प्रेरणा दी गई। केंद्रीय शिक्षण तंत्र भी इसी स्तर का बनाया गया। धर्म चेतना के इस पुनर्जीवन के देव प्रयास ने गहरी जड़ें पकड़ी। स्थान स्थान पर छोटे बड़े प्रज्ञा केंद्र, प्रज्ञा संस्थान, प्रज्ञा मंडल, छोटे स्वाध्याय मंडल स्थापित होते चले गए। पहले जिन गायत्री परिवार की शाखाएं कहा जाता था, जिन्होंने 1958 के सहस्त्रकुंडी महायज्ञ से साधना स्वर्ण जयंती समारोह तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हीं को इन्हें स्थापित करने का श्रेय मिला। कुछ ऐसे नए प्राणवान व्यक्ति भी उभर कर आए जिन्हें आगे चलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। उन्होंने शक्तिपीठ संचालन को निर्माण हेतु बधाई, धन्यवाद, आशीर्वाद भी दिया। स्वयं वहां जाकर कईयों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। 1981 और 82 में यही क्रम चला। साथ ही वे सबको सचेत भी करते रहे कि निर्माण तब तक प्राणहीन है जब तक वहां क्रियाकलाप नहीं चलते। लोग भर्त्सना व निंदा के पात्र बनेंगे हम, यदि वे सफेद हाथी मात्र बनकर रहे। उन्होंने कहा कि हमने ब्रह्म विद्यालय की स्थापना की है, मंदिर की नहीं। नियुक्त परिव्राजक इसके उपाध्याय है, अध्यापक है। समय समय पर वे ये इशारा करते रहे कि 1980 से 90 के बीच हम स्थूल रूप से तो तंत्र का विकेंद्रीकरण कर भवनों की, कार्यालयों की, संगठन शाखाओं की स्थापना कर जाएंगे, पर इनमें प्राण सतत फूंकते रहेंगे। सन 2000 के आते आते मात्र सक्रिय, श्रद्धावान, संवेदनशील, युग नेतृत्व कर सकने में सक्षम प्रतिभाशाली ही इन संस्थानों से जुड़े रहे। धनाध्यक्ष, जड़ निर्माण से चिपके रहने वाले लोकेशनाग्रस्त व्यक्ति हमारे संगठन का अंग नहीं बन सकते। सूक्ष्म और कारण शरीर से हम 1990 के बाद वह काम करेंगे जो स्थूल शरीर से नहीं कर पा रहे। संकेत स्पष्ट था। अभी भी सबके लिए एक चेतावनी है कि जन जन से संचित धनराशि से विनिर्मित ज्ञान विस्तार को समर्पित प्रज्ञा केंद्र यदि सक्रिय न रहे, गतिविधियों का विस्तार न कर सके, तो परोक्ष जगत में महाकाल की शक्ति सबको झकझोर कर नए तंत्र को आगे ला खड़ा कर उनसे सारा कार्य करा ले। गतिविधियां क्या क्या चले, इसका संकेत वह अपनी बात स्तंभ के अंतर्गत अखंड ज्योति और युग शक्ति, गायत्री युग निर्माण योजना, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक पत्रों में सतत करते रहे। प्रतिमाओं के दर्शन के माध्यम से आगंतुकों को रितंबरा प्रज्ञा का दर्शन समझाना, जिज्ञासुओं को गायत्री यज्ञ अध्यात्म संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान करना, नियमित साधना उपासना का क्रम शक्तिपीठों में चलाना, युग संगीत के माध्यम से जन चेतना को झकझोरना, जन्म दिवसोत्सव मनाकर सभी परिवारों में धर्म धारणा का विस्तार करना, रामायण, गीता, प्रज्ञा पुराण की
तथा इनके द्वारा प्रगतिशील अध्यात्म का प्रतिपादन करना, अपने मंडल की तीर्थ यात्रा, धर्म प्रचार को की पद यात्रा, साइकिल यात्रा, सतत चलना, जन जन को युग साहित्य की संजीवनी से परिचित कराना, इसके लिए चल पुस्तकालयों की व्यवस्था करना, स्वाध्याय मंडलों की स्थापना करना, उनका संचालन करना, बाल संस्कार शालाओं की स्थापना करना, प्रौढ़ पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता हेतु नियमित कक्षाएं चलाना, वृक्षारोपण द्वारा हरितमा विस्तार करना, नशा निवारण हेतु व्यापक स्तर पर सामूहिक प्रतिज्ञा यज्ञों में देव दक्षिणा आंदोलन चलाना, ये अनेकों कार्यों में बहुत प्लानिंग के साथ पूज्य गुरुदेव ने सतत जोर दिया। दृश्य श्रव्य साधनों, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, झोला पुस्तकालय, ज्ञान रथ के माध्यम से ये सभी गतिविधियां कौन करेगा? परिव्राजक प्रशिक्षण। युग शिल्पियों द्वारा जोर पकड़ने लगी ये जो योजना थी, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा परिजन में चल रही कि किसका केंद्र सत्प्रवृत्ति संवर्धन के क्षेत्र में आगे रहता है। इसी बीच राष्ट्रीय अखंडता एकता के निमित्त विशाल महायज्ञ का संदेश पूज्य और गुरुदेव ने परिजनों तक पहुंचाया। ये घटनाएं 1983 से 87 में विशाल राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों की धूम मच गई। सांप्रदायिक सद्भाव हेतु आयोजित इन कार्यक्रमों में यज्ञों से जुड़ी दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन प्रतिज्ञाओं के अलावा राष्ट्रीय एकता हेतु सभी धर्म संप्रदायों की विभूतियों से एकजुट होता है, धर्म धारणा के विस्तार का आह्वान किया गया। इनका प्रतिफल यह निकला कि लाखों नए व्यक्ति इस युग के ब्रह्मश्री सार्वभौम विचारधारा से जुड़ गए। लगभग 1000 स्थानों पर से ऐसे बड़े बड़े यज्ञ और सम्मेलन 2 वर्ष की अवधि में संपन्न हो गए। मिशन के विस्तार को देखते हुए वसंत पर्व 1988 पर उन्होंने एक नया निर्धारण किया कि अब यज्ञ कुंडों के स्थान पर ज्ञान के प्रतीक दीप प्रज्वलित किए जाए। ऐसे दीप यज्ञ स्थान स्थान पर हो। जन्म दिवस के अवसर पर, हर शुभ कार्य के अवसर पर, शुभारंभ पर महासम्मेलन का स्वरूप दीप यज्ञ में बना दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। इन दीप यज्ञों में पदार्थों की आहुति नाम मात्र की होने से वे सार्वसुलभ बन गई। लोक कल्याण की प्रखर भावना और विचारना साथ जुड़ जाने से सूक्ष्म जगत को व्यापक स्तर पर प्रभावित करते चले गए। नीति पुरुष वे होते हैं जो स्वयं का निर्धारण महाकाल के निर्देश पर करते हैं, वह लोक प्रचलन बन जाता है। पूज्य गुरुदेव के कृत तत्व के बहुमुखी पक्षों में एक संगठन को विशाल रूप देने वाला ये पक्ष भी है जो ऊपर दिया गया। इस सब के मूल में जो संकल्प शक्ति काम करती रही वह मानव स्तर की ही नहीं, अवतारी स्तर के महापुरुषों की।